हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास बिहाई बुक से चैप्टर नंबर 5 माई चाइल्डहुड। तो जो माई चाइल्डहुड चैप्टर है ये बेसिकली जो बिलोंग करता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी से, उनके जीवन के बारे में और उनकी बचपन की कहानी है। उनकी जो बुक है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर। तो इसमें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में कम्प्लीटली लिखा है। तो उसी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। और थोड़ी सी दो चार बातें बता दूं मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका जो बर्थ हुआ था वो 1931 के अंदर हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1931 के अंदर। और कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम एक जगह है जो कि पहले मद्रास के अंदर थी, अब वो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास, ठीक है। और अगली एक इम्पोर्टेंट बात, वो जो उनका प्रोफेशन था वो एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक वैज्ञानिक थे, जो कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे, 11वें वाले 2002 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी ज़रूरी बातें उनसे जुड़ी हुई। थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में और भी ज़रूरी बातें पता चलेगी उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड के साथ में। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन अ स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हमारा कोई भी सरकार का आदमी, मतलब कोई भी लीडर लाइक, ठीक है। तो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो कि स्टेटमेंट मतलब कि कोई राष्ट्रपति पद पर हो, प्रधानमंत्री पद पर हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, स्टेटमेंट। तो आप किसी साइंटिस्ट के बारे में बता सकते हैं जो हमारे देश का क्या हो, स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे डॉक्टर कौन है, APJ अब्दुल कलाम, जो कि साइंटिस्ट भी थे और कौन थे, देश के प्रेसिडेंट भी बने। तो APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। तो जो कि APJ अब्दुल कलाम है, उनके जो प्रोजेक्ट हैं किसको लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर, स्पेस को लेकर, सुरक्षा को लेकर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब कि जो नाभिक ऊर्जा होती है जिससे हम एटम बम बनाते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया, इंडिया को गाइड किया। और इंडिया पहुंच गया कहाँ पर, 21st सेंचुरी, मतलब कि इंडिया बन गया मॉडर्न, ठीक है। और बिकम अवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने 2002 के अंदर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है उनकी उनकी लाइफ के बारे में, जिस बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने इसके अंदर अपने पूरे बचपन के बारे में और साथ के साथ पूरी ज़िंदगी के बारे में बता रखा है। बेसिकली इस चाइल्डहुड वाले चैप्टर के अंदर सिर्फ उनके बचपन की बात यहाँ पर मेंशन की गई है। देखते हैं स्टैंजा नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। तो उनका जो जन्म हुआ था एक तमिल फैमिली के अंदर हुआ था, जो कि रहती थी कहाँ पर, रामेश्वरम, एक छोटा सा टाउन है, आइलैंड जैसा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा हट करके है मेन इंडिया से। तो जो कि उस टाइम मद्रास का पार्ट था, मद्रास के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब मद्रास को मैंने बताया पहले कि मद्रास को आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, और चेन्नई का है, तमिलनाडु की कैपिटल है आज, ठीक है, राजधानी है। आगे क्या लिखा है, माई फादर जैनुलब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन और नॉर मच वेल्थ। जो उनके पिताजी थे, नाम क्या है उनका, जैनुलब्दीन। ना तो उनके पास कोई खास फॉर्मल एजुकेशन थी, ना ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और ना ही उनके पास कोई खास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, वेल्थ मतलब ना ज़्यादा वो अमीर थे। डिस्पाइट दिस डिसइन्वेस्टमेंट, तो इन सब कमियों के बावजूद, डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, उनके पास ये सारी कमियाँ थी इन चीज़ों की, किसी चीज़ की, एजुकेशन की और प्रॉपर्टी की, ठीक है। ही पोसेस्ड ग्रेट इन हैंड विजडम एंड द ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। तो इन सब के बावजूद भी उनके अंदर जो खास चीज़ें थी, एक तो उनकी विजडम, एक उनकी बुद्धिमत्ता, जो कि बचपन से ही थी, जन्मजात थी, इनबॉर्न थी वो। और साथ के साथ क्या थी, ट्रू जनरसिटी। ट्रू जनरसिटी मतलब कि सच्ची उदारता, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिटी उनके अंदर थी, क्या, उनका विजडम, और दूसरा उनकी जनरसिटी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनका उदारपन बहुत ही ज़्यादा फेमस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव था उनके अंदर। दूसरी बात करें, ही इज़ हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन मदर आशी अम्मा। तो उनकी पूरी लाइफ जर्नी के अंदर उनके फादर की एक हेल्पमेट मतलब उनकी सहायक के रूप में काम करने वाली कौन थी, उनकी मदर, जिनका नाम था आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फीड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस दैन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। अब एग्जैक्टली कलाम जी क्या कहना चाहते हैं कि मुझे पक्का नहीं पता कि कितने लोगों को मम्मी खाना खिलाती थी बाहर वालों को डेली,
लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि जितने हम सभी घर के मेंबर मिल करके नहीं होते थे तो उससे ज़्यादा बाहर वालों को वो खाना खिला देती थी। ठीक है, ये मदर की उनकी क्वालिटी थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सेकंड स्टैंजा, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विद rather undistinguished look, born to the tall and handsome parents। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं उन बच्चों में से एक हूँ जो कि कम हाइट के थे और देखने में क्या थे, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। अनडिस्टिंग्विश्ड लुक का मतलब हो गया कि उनको देखने में कोई खास ज़्यादा वो खूबसूरत नहीं थे, मतलब कि नॉट लुक लाइक एज अ नाइस। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते थे और कम हाइट के थे, और उनके जो माता पिता थे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत माता पिता थे उनके, लंबी हाइट के। ठीक है, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस We lived in our ancestral house which has built in the middle of the 19th century। वो जिस घर में रहते थे वो उनका एंस्ट्रल हाउस बोले तो उनका क्या पुश्तैनी घर होता था, जो कि बना था लगभग 19th सेंचुरी के बीच में। 19th सेंचुरी का बीच मतलब कि लगभग 1850 के आसपास उनका घर बन गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, काफ़ी बड़ा घर था उनका, पक्का घर बना हुआ था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, ईंटों से और गारे से जोड़ करके उनका घर बनाया गया था। कहाँ बना था? ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। आपको याद रखना है कहाँ था उनका घर, मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम के अंदर। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनिशियल कम्फर्ट और लग्जरीज। तो उनके जो पिताजी काफ़ी सिंपल थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो जितनी इन एसेंशियल चीज़ें थी, मतलब गैर जरूरी चीज़ें थी, उन सभी ऐशो आराम को उन्होंने अवॉइड कर रखा था, मतलब छोड़ रखा था। However, all necessities were provided for in the terms of food, medicine और clothes। लेकिन उसके अलावा जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे वो कपड़े की हो, वो सारी की सारी उनके पिताजी ने उन्हें दे रखी थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज द वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो स्पेशली बात करें किसके बारे में, कलाम जी के बारे में, तो उनका बचपन काफ़ी ज़्यादा क्या था, सिक्योर था। किस तरीके से सिक्योर, कहने का मतलब क्या है, बाकी भाई बहनों से उन्हें ज़्यादा चीज़ें मिली, किस तरीके से, मटेरियली और इमोशनली। अब मटेरियली का मतलब होता है चीज़ों की, कि उन्हें यूज़ की चीज़ें जितनी सुविधाएँ थी वो ज़्यादा अच्छी मिली, और साथ ही साथ इमोशनली मतलब उनके माता पिता का प्यार भी उन्हें काफ़ी ठीक ठाक मिला। तो ये इमोशनली और मटेरियली भी दो सिक्योर थे वो। ठीक है, देखते थर्ड स्टैंडर्ड में क्या था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 year old। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो 1939 में स्टार्ट हो गया, और मैं बता दूँ ये ख़त्म हुआ था 1945 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की डेट, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार की जो डेट हो गई वो आपकी क्या है, 1939 से लेकर के 1945 के बीच में वो चला। तो उस समय जो कलाम जी थे वो 8 साल के थे। For reason I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seed erupted in the market। अब कलाम जी को ये नहीं पता चला कि भाई क्या हो गया, एकदम से टैमरिंड मतलब क्या होता है, इमली, इमली के जो बीज हैं उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। खैर उन्हें ये नहीं पता क्यों बढ़ी, लेकिन डिमांड बढ़ गई। तो क्या हुआ, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजनल शॉप ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो जब उन्हें पता चला कि टैमरिंड सीड की क्या डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन बीजों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, और उसे बेच करके कहाँ बेचते थे वो, एक प्रोविजनल स्टोर पर। उन्हें बेचने के बाद उन्हें लगभग कितना, 1 अन्ना, अभी बताएंगे आगे कि किस तरीके से उन्हें मिलता था। ठीक है, तो एक दुकान में बेच करके वो, और डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ द 1 अन्ना। तो कुल मिला करके उन्हें सबको बेचने के बाद लगभग कितना, एक अन्ना, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होता था, उनके लिए मतलब उस टाइम में 1 अन्ना उनके लिए काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट हो जाता था। तो उन्हें वो इमली के दाने बेचने से वो चीज़ मिल जाती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट इन द वॉर विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू द ट्रेस इन द हेडलाइन इन दीना मनी। तो 2 चीज़ें याद रखना, देखो उनके ब्रदर इन लॉ मतलब देखो वो दामाद तो किसी के थे नहीं कि उनका कोई साला हो, ब्रदर इन लॉ का मतलब उनके जीजा जी, जिनका नाम था जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन क्या थे, उन्हें बताया करते थे स्टोरी, किसके बारे में, कहानियाँ बताया करते थे, युद्ध के बारे में, जो वॉर चल रहा था।
ठीक है। और बाद में वही चीज़ों को वो कहाँ ढूंढते थे, दीनामणि। दीनामणि क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। उसकी हेडलाइन में वो चीज़ें ढूंढा करते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, उनका आइसोलेटेड मतलब अलग, तो उनका जो एरिया था वो आइलैंड में था, जैसा हमने पहले पढ़ा आइलैंड मतलब थोड़ा सा इंडिया से हटके था कॉर्नर पे, तो वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था युद्ध का, कहाँ पर, रामेश्वरम के अंदर। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस। देखिए अलाइड फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें कई देशों की आर्मीज लड़ती है। इसमें देखो कौन कौन से थे, आपका यूके, यूएसए, रशिया, और ये सारी की सारी जो अलाइड फोर्सेस के अंदर शामिल थी, ठीक है। तो इन फोर्सेस के साथ में ज़बरदस्ती इंडिया को भी पार्टिसिपेट कराया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। आपको पता है उस टाइम हम पर ब्रिटेन गवर्नमेंट रूल करती थी, तो ब्रिटेन की तरफ से हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ना पड़ा। आगे देखते हैं क्या है हमारा। तो बाद में जब इंडिया वहाँ पर पार्टिसिपेट करने लगा, तो इसके बाद समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। तो वहाँ पे क्या कर दी गई, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इमरजेंसी डिक्लेयर कहने का मतलब कि वहाँ पर कुछ सिचुएशन थोड़ी सी वार की वजह से थोड़ी सी ख़राब सी हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेक्शन ऑफ द ट्रेन हार्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो पहली इसमें जो कैजुअलिटी, पहली जो चीज़ चेंज आई वो ये थी कि जो रामेश्वरम के अंदर ट्रेन रुकती थी, ट्रेन मतलब रामेश्वर स्टेशन के अंदर रुकती थी, उसने रुकना बंद कर दिया। और साथ के साथ क्या हुआ उसके बाद, द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी द बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड द धनुषकोडी। तो देखो भाई, ट्रेन से अखबार आता था वहाँ पर, अखबार का नाम बताया मैंने, दीनामणि था। तो अखबार आता था वहाँ पर, तो जब ट्रेन रुकती ही नहीं तो अखबार कहाँ से आए, तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया कि चलती ट्रेन से अखबार के बंडल फेंके जाते थे, कहाँ पर, रोड पर, ठीक है। और ये प्लेस कहाँ था, बिटवीन द रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, दो प्लेस के बीच में ये दोनों चीज़ें थी हमारी, जहाँ पे अखबार के बंडल बेचे जाते, फेंके जाते थे। अब कहोगे सर यहाँ इसका क्या लेना देना अखबार का यहाँ से, तो चलो पता चलेगा हमारा क्या है इसमें। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी द बंडल, ये तो आपने पढ़ लिया। देखिए आगे क्या लिखा है, द फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन द रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। तो देखो अब पता चल रहा ना कि जो शमसुद्दीन है उनके कज़िन थे, कौन थे, शमसुद्दीन, उनके कज़िन थे, मतलब चचेरे ममेरे भाई होंगे कोई, जिनके पास जो काम करते थे किस चीज़ का, अखबार को डिस्ट्रीब्यूट करने का, अखबार पेपर बांटने का। तो पता चल रहा है ना क्यों ज़रूरत पड़ी उनके। तो शमसुद्दीन को ज़रूरत थी कि भाई चलती ट्रेन से कोई बंडल को कैच करे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया, अब APJ अब्दुल कलाम जी को अपॉइंट किया कि ताकि वो इसमें उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। और आखिरकार उन्होंने इस काम को किया भी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो शमसुद्दीन ने उनकी मदद की किस चीज़ के लिए, ताकि वो पहली कमाई वो कर सके अपनी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, मतलब 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भाई देखो, किसी भी व्यक्ति को प्राउड तो रहता है कि पहली कमाई मैंने कैसे करी थी, उसको याद रहता है। तो सेम इसी तरीके से 50 सालों तक इस चीज़ का प्राउड किसको रहा, हमारे APJ अब्दुल कलाम को, कि उनकी पहली अर्निंग किससे आई थी, न्यूज़पेपर वाले बंडल में से, ठीक है, शमसुद्दीन जी की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। एवरी चाइल्ड इन द इज बोर्न विद द सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमी एंड द इमोशनली इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो हर एक जो बच्चा होता है पैदा होता है कुछ गुणों के साथ, कुछ गुणों के साथ में, और कुछ उसे आती है क्या, सोशो एटमोसफेयर, मतलब उसके आसपास है, सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, और कुछ वो सीखता है अपने आसपास के माहौल से। तो इसी तरीके से एंड ट्रेंड इन द सर्टेन वेज, और अलग तरीके से वो चीज़ें सीखता है। बाई फिगर ऑफ अथॉरिटी, जो फिगर उसे मतलब जो चीज़ें उसे डेवलप करती हैं। कहने का मतलब है दो तरीके बताए मैंने, एक तो बचपन से जन्मजात कुछ गुण होते हैं, और कुछ हम आसपास से सीखते हैं। तो यहाँ पे बता दें वो उन्होंने क्या क्या गुण सीखे जन्मजात थे उनके अंदर। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर and from my mother I inherited faith and goodness and a deep kindness and did my three brother and sister। तो उन्होंने अपने पिताजी से क्या सीखा, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इसे हिंदी में बताऊँ तो क्या कहेंगे हम, ईमानदारी और साथ के साथ आत्मसम्मान, आत्म अनुशासन। उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, और साथ के साथ मदर से उन्होंने क्या सीखा, अच्छाई और दया, किसी पर दया करना, ठीक है, उदारता कह सकते हैं यहाँ पे। और यही चीज़ें उनके तीनों भाइयों ने, उनकी सिस्टर ने सीखी। तो कुल मिला के वो 5 जने हो गए, एक वो खुद थे, उनके 3 ब्रदर, उनकी एक सिस्टर, तो
चिल्ड्रन थे अपने पेरेंट्स के, ठीक है। इसके अलावा आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, उनके 3 बहुत नज़दीकी दोस्त थे, बहुत अच्छे वाले। तो उनमें नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो ये 3 उनके फ्रेंड थे। ऑल दीज बॉयज़ वर द फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये तीनों ही जो बॉय थे, ये तीनों क्या थे, ऑर्थोडॉक्स, मतलब कि एक कहें कि अव्वल दर्जे वाले जो ब्राह्मण थे, उन्हीं फैमिली से ये लोग बिलोंग करते थे, ठीक है। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference among ourselves because our religious difference and the upbringing। तो देखिए उस समय बचपन में कभी भी इन्होंने आपस में कोई भेदभाव नहीं समझा। अब भेदभाव किस चीज़ का, देखो वो तीनों ही इनके फ्रेंड क्या थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, और बावजूद इसके ये कौन थे, मुस्लिम थे। इनके बावजूद भी उनके बीच कभी भी इन्होंने आपस में मतभेद या भेदभाव नहीं कहा कि हम अलग धर्म से हैं, अलग कैटेगरी से हैं। पता है ना आपको, ओल्ड टाइम में कास्ट सिस्टम कितना बुरा होता था कि लोग मुस्लिमों को देखना पसंद नहीं करते थे जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है। एक और जरूरी बात यहाँ पे देखो बताई है उन्होंने, इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। तो देखिए जो यहाँ पे रामानंद शास्त्री है वो बेटा था किसका, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ये थोड़ा याद करें ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या थे वहाँ पे, हाई प्रीस्ट, मतलब कि ऊँचे वाले पुरोहित, मतलब जो मंदिर के मेन पुजारी होते हैं वो थे कौन, लक्ष्मण शास्त्री, जो कि पिताजी थे किसके, रामानंद शास्त्री के, ठीक है। लेटर ही टुक ओवर द priesthood ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो उनके पिताजी के बाद, मतलब जो कौन थे, लक्ष्मण शास्त्री थे तो उनके बाद उनके बेटे ने उनका जो चार्ज था priesthood का, मतलब पंडित वाला, तो उनके बेटे ने संभाला। और अरविंदन जो उनका दूसरा फ्रेंड था, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स क्या होते हैं, जो हमारे तीर्थ यात्री होते हैं, जो यात्रा करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो अरविंदर ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं उसने क्या, टूर एंड ट्रैवल का, टीटी का, टूर एंड ट्रैवल का उन्होंने क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट मतलब कि गाड़ियाँ अरेंज करना, बस अरेंज करना तीर्थ यात्रियों के लिए। एंड शिव प्रकाशम बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। तो साउथर्न रेलवे के अंदर वो क्या बन गए, जो खाने पीने का डिपार्टमेंट होता है रेलवे के अंदर, वो उसके कॉन्ट्रैक्टर कौन बन गए, शिव प्रकाशन। तो तीनों फ्रेंड उनके क्या हो गए, आखिरकार सेटल हो जाते हैं अपने अपने लाइफ के अंदर। अब आगे देखते हैं, अब उनकी एक और स्टोरी यहाँ पे थोड़ी सी। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, तो एक ये इवेंट है श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform to carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। तो इसमें क्या होता है, सीता और राम जी की शादी करवाई जाती है मिडल ऑफ द पोंड के, तालाब के बीचों बीच। तो उसके लिए उनकी आइडल्स मतलब प्रतिमाओं को, उनकी मूर्तियों को तालाब के बीच में लेके जाना होता था, जहाँ पे उनकी शादी, मैरिज साइट कहाँ थी, मिडल ऑफ द पोंड में, ठीक है। आगे बता भी रहा है, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पोंड कॉल्ड रामा तीर्था। तो उस बीचों बीच उनकी शादी होती थी जिसको नाम से जाना जाता है रामा तीर्था। तो वो जगह जहाँ पर राम और सीता जी की मूर्तियों की शादी करवाई जाती थी, तो उस जगह का नाम क्या था, राम तीर्था, विच वॉज द नियर ऑफ आवर हाउस। वो हम जगह कहाँ थी, हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास में थी। इवेंट ऑफ द रामायणा, इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरी माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो रामायण की कहानियाँ और प्रॉफिट मतलब कि जो उनके मोहम्मद जी की जो कहानियाँ थी, उनको बेड टाइम में मतलब रात को सोते टाइम उन्हें सुनाई जाती थी, या तो उनकी मदर सुनाती थी या उनकी ग्रैंड मदर, जो कि बच्चों को वहाँ पे स्टोरियाँ सुनाया करती थी, जो भी उनकी फैमिली में बच्चे थे। अब एक और इंसिडेंट चलते हैं आगे 6th स्टैंजा के अंदर। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। तो बात तब की है जब वो 5वीं क्लास में थे, एलिमेंट्री स्कूल के अंदर रामेश्वरम के। अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक नए टीचर आते हैं उनकी क्लास में। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी द एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री। तो ये एक्चुअली ये मुस्लिम थे, तो ये क्या करते थे, कैप लगाते, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में। तो मुस्लिम होने की वजह से ये कैप लगाते थे और हमेशा ये रामानंद शास्त्री के साथ आगे बैठा करते थे। अब रामानंद शास्त्री एक ब्राह्मण था, तो हु वोर सेकंड थ्रेड। और सेकंड थ्रेड क्या होता है, जो जनेऊ होती है, जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, जनेऊ धागा होता है वो पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सच सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। तो ये बात टीचर को हजम नहीं हुई भाई, ये बात उन्हें ठीक नहीं लगी
कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण का बेटा क्या हो, एक मुस्लिम बच्चे के साथ एक साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विद द आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट, क्योंकि सोशली हम बात करें तो मुस्लिमों को तब बहुत ज़्यादा पिछड़ा माना जाता था, तो ये चीज़ उन्हें सोशल रैंकिंग के हिसाब से ठीक नहीं लगी। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो उन्होंने टीचर ने ये देख करके मुझे क्या कर दिया, वहाँ से उठा करके पीछे बैठने के लिए कह दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही किसको बुरा लगा, रामानंद शास्त्री को लगा। ही लुक अटरली डाउन कास्ट एट आई शिफ्टेड टू द माई सीट इन द लास्ट रो, तो वो बिल्कुल मतलब उदास होकर के, वो थोड़ा सा एकटक होकर के नीचे दिखते रहे रामानंद शास्त्री, जब कलाम जी पहले वाली सीट से उठ करके पीछे की तरफ जा रहे थे। ठीक है, टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और ये जो घटना है ये काफ़ी ज़्यादा क्या थे मेरे इसमें, द इमेज, सॉरी यहाँ पे लिखा था द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्ट टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, तो वो बहुत ज़्यादा रोए। कौन, रामानंद शास्त्री जो उनके मित्र थे 5वीं क्लास में, तो बहुत ही ज़्यादा रोए। किस बात को लेकर के कि उनको पीछे बिठा दिया गया, और ये बात उनको काफ़ी समय तक याद रही। किसको, हमारे कलाम जी को। चलिए अब आगे क्या होता है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो हम अपने अपने घर गए और अपने अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई जो स्कूल में हुई थी। तो लक्ष्मण शास्त्री कौन थे, जो प्रीस्ट थे मंदिर के अंदर। समन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट बी स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड द कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चाइल्ड। तो क्या किया, रामानंद शास्त्री के पास जो लक्ष्मण शास्त्री थे, वो टीचर को जाकर उन्होंने क्या किया, उन्हें हमारी मौजूदगी में, हमें हमारी प्रेजेंस में उन्हें क्या कहा कि इस तरह का जो जो असमानता का, जो ये जातिवाद का, या जो ये धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, जहर घोल रहे हो बच्चों के बीच में, आप ये चीज़ मत करिए। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा कम्युनल इंटॉलरेंस, मतलब कि असहिष्णुता कह सकते हैं हम इसमें, जिसमें क्या होते हैं हम एक धर्म को लेकर दूसरे धर्म को भड़काते हैं। तो ये कहता है कम्युनल इंटॉलरेंस के लेकर के वो कहते हैं कि इन मासूम बच्चों के बीच में आप इस तरह की गलत चीज़ें या गलत जहर मत फैलाइए बच्चों के मन में। कौन कहता है, लक्ष्मण शास्त्री। किसको कहते हैं, उस न्यू टीचर को। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। तो इवन देर वो यहाँ तक टीचर को कह देते हैं कि आपको इसके लिए बच्चों से अपोलोजाइज होना पड़ेगा। अपोलोजाइज इन द सेंस माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको, या तो आप स्कूल को और रामेश्वरम को हमेशा हमेशा के लिए आप छोड़ के चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वर्ट अल्टीमेटली फ्रॉम द यंग टीचर। तो जो लक्ष्मण शास्त्री का ये जो थॉट था, मतलब जो ये उनकी बातें थी, वो काफ़ी ज़्यादा टीचर के मन में लग गई। उस टीचर ने माफ़ी भी मांगी और साथ के साथ उस टीचर का पूरी तरह बिहेवियर भी चेंज हो गया। तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए सोसाइटी के अंदर लोगों को, ताकि वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। देखते हैं आगे। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिगिड इन द टर्म्स ऑफ द सीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात उल्टी सी लगेगी आपको, कि जो रामेश्वरम के अंदर जितनी भी छोटी सोसाइटी थी, छोटे छोटे जो समुदाय थे, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो क्या थे, अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या थे, कठोर थे। कठोर कह यहाँ पे रिगिड मतलब कठोर थे अपने धर्म को लेकर के, कि हम इस जाति से, इस समूह से हैं। तो समूह को बहुत ही ज़्यादा वो मानते थे, अपने आप को अलग समझते थे, मतलब कि हम हिंदू है तो हिंदी समझते थे, मुस्लिम है तो मुस्लिम। कुछ कहाँ होता था ये, स्मॉल सोसाइटीज़ के अंदर। ठीक है, हर जगह नहीं होता था। हाउएवर माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, उनके साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। तो थॉट एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। तो वो रहते थे अपनी वाइफ के साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच वाली थी। कौन, उनकी वाइफ। वो तो क्या थे, इन चीज़ों को नहीं मानते थे। रिबेल लिखा ना उनके लिए, तो वो रिबेल थे, मतलब इन सब चीज़ों के विरोध में थे। जबकि उनकी वाइफ अपने में बहुत ही ज़्यादा क्या थी, कंजर्वेटिव इन द मतलब रूढ़ीवादी। रूढ़ीवादी क्या हूँ मैं, तो पुरानी सोच की थी बहुत ज़्यादा वो उनकी वाइफ। और जबकि ये जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे, ये बिल्कुल थोड़े से मॉडर्न थे। तो इनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था कि किस धर्म किस कास्ट से हैं। तो ही डिड हिज बेस्ट टू द ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम द वेरीफाइंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली।
उनकी हमेशा एक कोशिश होती थी कि जितने भी सोशल बैरियर है, मतलब हिंदू मुस्लिम या जाति पाति का जो भेदभाव है, इन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते थे। जितने भी ये बैकग्राउंड है, लोगों की अलग अलग कास्ट है, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, इन सब चीज़ों से लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते थे। ये सभी बैरियर को ख़त्म करना चाहते थे। कौन? शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। तो और यहाँ पे लिखा कुड मिंगल इजीली, मतलब ताकि लोग इकट्ठा आपस में क्या सके, कंबाइन हो सके। कंबाइन इन द सेंस कहने का मतलब है आपस में वो एक साथ चीज़ों को कर पाए। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते थे कि सारी जो भी जितना भी ये बैरियर से ये ख़त्म हो जाने चाहिए। ही यूज टू स्पेंड आवर विद मी एंड वुड से कलाम आई वॉन्ट टू यू टू डेवलप सो दैट यू आर और पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। वो घंटों तक मेरे साथ बैठते थे और मुझे कहा करते थे, कलाम, कि मैं तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ जैसा कि एक शहर का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ लिख करके बन जाता है। तो उनकी इच्छा थी कलाम जी को बहुत अच्छा आदमी बनाना। तो क्या हुआ, एक बार की बात उन्हीं के साथ, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हीज़ होम फॉर अ मील। तो एक बार उन्होंने मुझे अपने घर में खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू द डाइन इन हर द रिचुअल प्योर किचन। तो उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, हॉरिफाइड हो गई, गुस्सा हो गया, या समझ लीजिए डर घबरा सी गई किस बात को लेकर के कि एक मुस्लिम लड़का उनके पवित्र, मतलब कि उनके एक रिचुअल, एक ऐसा स्थान जो बहुत ज़्यादा हिंदूवादी है, वहाँ पर वो क्या करेंगे, पवित्र स्थान पर आके एक मुस्लिम लड़का खाना खाएगा उनके किचन में। तो ये बात को सोचकर बहुत ही ज़्यादा वो घबरा गई, हॉरिफाइड हो गए। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे मना कर दिया खाना देने से अपने किचन में। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परस्ट्रब्ड नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ। ना तो सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी वाइफ से नाराज हुए, ना ही उन्होंने अपनी वाइफ को डांटा वगैरह। तो फिर क्या किया उन्होंने, बट इंस्टेंट सर्व मी विद ही with his own hand and sat down beside me to eat meal। तो उन्होंने ना तो गुस्सा किया, ना कोई झगड़ा किया, ना अपनी वाइफ का कुछ डांटा, बल्कि उन्होंने क्या किया, मुझे खुद अपने हाथ से खाना परोसा और मेरे बगल में बैठ के खाना खाने के लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से ये न्यू टीचर है। स्टार्टिंग में आपको देखो कलाम जी बैठे हुए बीच में, उनके साथ में लक्ष्मण शास्त्री, उनके दो मित्र बैठे दिख रहे हैं आपको, तीनों चारों मित्र बैठे हुए हैं। तो ये नए टीचर आपके दिख रहे होंगे आपको। चलिए आगे इसी तरीके से भोजन वाला भी सीन आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, क्या नाम है, ये उनके टीचर है साइंस के, और उसके साथ में कौन खाना खा रहा है, उनकी वाइफ देखो परोसेंगी बाद में। अभी नेक्स्ट वाले सीन के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से उनकी वाइफ उनको अपने किचन में ले जा करके खाना परोसेंगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस तरीके से वो खाना परोस करके उनके साथ बैठ जाते हैं टीचर। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी वाइफ ये सब कुछ देख रही थी किचन के पास खड़ी होकर के। आई वंडर्ड विदर सी हैड ऑब्जर्व माई डिफरेंस इन द वे ऑफ आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो उनकी वाइफ शायद नोट कर रही हो ये बातें, क्या बातें, कि मैं किस तरीके से चावल खा रहा हूँ, किस तरीके से पानी पी रहा हूँ, और खाने के बाद मैंने कैसे फ़र्श को साफ़ किया। तो ये सारी चीज़ें शायद वो नोट कर रही हूँ। When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। तो जब मैं उनके घर से जा रहा था तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो साइंस टीचर थे, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया अगले वीकेंड में, मतलब अगले हफ्ते में खाना खाने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, saying once you decide to change the system such problem have to be confronted। तो उन्होंने मेरी हेजिटेशन को देखकर, जैसे कोई टीचर कह दे कि खाना खाने आ जाना, तो हम एकदम से रेडी थोड़े नहीं, थोड़े से हम क्या कहते हैं, हेजिटेट करते हैं चीज़ों के लिए। तो जब कलाम जी हेजिटेट हो रहे थे तो उनके उनके टीचर ने कहा, क्या कहा, कि देखो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हो, सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करते हो, तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं, किस तरह की समस्याएँ, कि लोग आपको बुरा भला समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। When I visited him house the next week, Siva Subramaniam Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand। तो जब अगली बार जब कलाम जी उनके घर जाते हैं अगले हफ्ते, तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो उन्हें अपने किचन में साथ लेके जाती हैं और अपने ही हाथों से उन्हें परोस करके खिलाते हैं। तो इतना बड़ा चेंज हो जाता है कि इनके अंदर, उनकी वाइफ के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, अब वो बिल्कुल उनका जो नज़रिया है इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल चेंज हो गया है। द सेकेंड वर्ल्ड वार was over and India's freedom was imminent।
तो दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो गया था 1945 में, मैंने बताया आपको। और इंडिया के जो आज़ादी की बात है वो लगभग सबको ये यकीन हो गया था, इमिनेंट, मतलब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब आज़ाद होके रहेगा भारत। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। इंडियंस विल बी बुल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। तो गांधी जी ने यह तय कर दिया कि जो भारतीय लोग हैं वो अपना देश खुद ही बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। तो जो पूरा का पूरा देश था उसमें एक खुशी वाला एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फैल गया। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in the Ramanathapuram। तो उन्होंने अपने पिताजी से अनुमति मांगी किस चीज़ की, कि अब वो रामेश्वरम से निकल करके कहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, रामानाथापुरम, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में था। ठीक है, तो उनके आगे फर्दर स्टडी के लिए वो जाना चाहते थे रामानाथापुरम। ठीक है, लास्ट पंजा की तरफ चलते हैं हमारा। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow। तो जब वो जा रहे थे तो काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने कहा मुझे कि अबुल, अबुल उनका स्टार्टिंग का ए का मतलब उनका अबुल है। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम आगे किस लिए जा रहे हो, आगे बढ़ने के लिए, तुम पढ़ाई करने के जा रहे हो। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। ये जो सीगल होता है कभी भी वो सूरज के बाहर जाकर नहीं उड़ पाता है। अलोन एंड विदाउट द नेस्ट, और कभी भी वो अकेला और बिना नेस्ट के नहीं, मतलब इन द सेंस यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उनका नेस्ट उनका घर है और सन क्या है, उनका जो आखिरी मुकाम है। तो वहाँ तक की बात की जा रही है कि वो बिना नेस्ट के अकेले सन के ऊपर कभी भी कोई भी सीगल नहीं उड़ सकता। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। और यही बात, ऐसी कुछ बात उन्होंने मेरी मदर से भी कही, जो कि खलील गिब्रन थे। खलील गिब्रन एक व्यक्ति हैं जिनकी बात अब वो मदर को कह रहे हैं, उनके पिताजी। क्या कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि आपके बच्चे आपके नहीं होते। दे आर द सन ऑफ डॉटर एंड लाइफ ऑफ लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ। वो अपने द्वारा जिए गए जीवन के बच्चे होते हैं। मतलब कि देखो, पैदा माँ बाप कर देते हैं लेकिन ज़िंदगी क्या होती है, बच्चों की होती है। वो अपने ही क्या होते हैं, सन और डॉटर होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर उनका अपना अधिकार होता है। देखो आगे लिखा भी है, द कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, फॉर यू, फ्रॉम यू। ठीक है, कि वो तुमसे क्या है कि हमारे द्वारा आते हैं लेकिन हम हमारे लिए नहीं होते। वो उनका जीवन अपना होता है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट, कि आप उन्हें क्या कर सकते हो, उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन उन्हें अपने विचार बच्चों को नहीं सौंप सकते, क्योंकि फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उनके पास अपने विचार होते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी अपने आप में, हमें पेरेंट्स को भी ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए सभी को, कि जो बच्चे होते हैं उनके अपने विचारों के हिसाब से चलने देना चाहिए। मतलब हमारा काम है कि उन्हें गाइड करें हम सही तरीके से, हमें उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएं, बट एक्चुअली वो क्या सोचते हैं उन चीज़ों में हमें सही चीज़ों पे उनका साथ देना चाहिए। तो ऐसा ही उनके पिताजी करते थे, किनके, APJ अब्दुल कलाम के। तो ये जो ऑथर भी है हमारी इस स्टोरी की, APJ अब्दुल कलाम, और उनकी जो ये जो पार्ट लिया गया है आपको यहाँ पर, ये उनकी विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा पार्ट है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको MCQ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके MCQ लिंक पर जाइए और वहाँ से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और जो भी चीज़ें रहीं आपको जैसा भी स्कोर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।